फरवरी का महीना आ चुका था। ऐसा लगता था जैसे धरती ने अपनी गोद में ठंडक की चादर ओढ़ ली हो। चारों ओर बर्फीली हवाएं दौड़ती थीं और हर सांस में ठिठुरन समा जाती थी। सुबह सुबह जब कोहरा हर चीज को ढक लेता था तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे पूरी दुनिया किसी शांत और ठंडी धुन में खो गई हो। रातें तो और भी कठोर हो जाती थीं, जहां ठंड हड्डियों के भीतर तक उतर जाती थी। इस ठंड में रामपुर नाम के एक गांव में दीनू नाम का एक गरीब किसान अपनी झोपड़ी में जीवन की तपिश बनाए रखने की जद्दोजहद कर रहा था। अब क्या होगा जी? सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया है। दूसरे काम की तलाश में 3 महीने गुजर गए हैं और काम मिलने का नाम नहीं ले रहा, और ठंड है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। हाँ, सेठ जी ने तो गांव के बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया है। कहते हैं अब उन्हें हम जैसे मजदूरों की जरूरत नहीं है। अब नई तकनीकी मशीनें आ गई हैं बाजार में। खेतों से तो इतनी फसल भी नहीं होती कि हम उसी से गुजारा कर सकें। जब हम दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते हैं तभी 2 वक्त चूल्हा जल पाता है। पता नहीं अब क्या होगा दीनू, हम कैसे गुजारा करेंगे? कुछ ना कुछ हो जाएगा ममता, हमें धीरज से काम करना होगा। दीनू का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। पति पत्नी मिलकर काम करते ताकि जीवन की गाड़ी किसी तरह आगे बढ़ सके, लेकिन कुछ महीने पहले ही ममता को उसके सेठ ने काम से निकाल दिया था। उनका घर एक छोटी सी झोपड़ी थी जो ठंडी हवा को रोकने में असमर्थ थी। दीनू दिन भर खेतों में काम करता और मुश्किल से अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पाल पाता। इस बार फरवरी की ठंड बेहद कड़ाके की थी। ठंडी हवाएं हड्डियों तक चुभती थीं और दीनू के पास न तो पर्याप्त कपड़े थे और न ही ईंधन जिससे वह अपनी झोपड़ी को गर्म रख सके। पिताजी, मुझे ठंड बहुत लगती है। आप भी मेरे लिए गर्म कपड़े ला दीजिए ना। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्म कपड़े हैं। मैं अकेली अपने इन रोज के कपड़ों में रहती हूँ। इनमें बहुत ठंड लगती है। पिताजी, मुझे भी सबकी तरह गर्म कपड़े चाहिए। स्वेटर और मोजे और गर्म रजाई भी चाहिए। फिर हम सब रात को सोते समय उस गर्म रजाई में सोएंगे। ठंड के कारण रात को नींद नहीं आती। आप लाएंगे ना कपड़े मेरे लिए? बोलिए ना पिताजी, आप लाएंगे ना गर्म कपड़े? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े जरूर ला दूंगा। तब तक तुम अपने इन्हीं कपड़ों में गुजारा करो। क्या सच में पिताजी आप मेरे लिए गर्म कपड़े लाएंगे? ठीक है, अब मैं भी अपने दोस्तों को बताऊंगी। मैं भी उन सब की तरह गर्म कपड़े पहनूंगी। मेरे भी पिताजी मेरे लिए कपड़े ला देंगे, फिर मुझे भी ठंड नहीं लगेगी। आप बहुत अच्छे हैं पिताजी, लेकिन आप मेरे लिए गर्म कपड़े कब लाएंगे पिताजी? क्या आप कल लेकर आएंगे? बताइए ना। बेटा, कब लाऊंगा ये तो नहीं पता मुझे, पर मैं बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगा। दीनू, तुमने बिट्टू को तो बहला दिया, लेकिन घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अब हम अलाव कैसे जलाएंगे? हमारे पास तो ठंड के कपड़े पहले से नहीं है, ऊपर से अब ये लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। तुम चिंता मत करो ममता, अगर जरूरत पड़ी तो मैं सोहन भाई से कुछ लकड़ियां उधार ले लूंगा। आप कितने भोले हैं। आपको लगता है इतनी ठंड में कोई भी हमें लकड़ियां उधार देगा? और सोहन भाई तो वैसे भी बहुत कंजूस हैं। ऊपर वाला बहुत बड़ा है ममता, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। मैंने बिट्टू को बोल तो दिया है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कहां से सूखी लकड़ियों और गर्म कपड़ों का इंतजाम करूं। ये गरीबी भी चैन से जीने नहीं देती। हर दिन गुजारना इतना मुश्किल हो गया है। खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा हूं। अपने बच्चों को गर्म कपड़े भी पहना नहीं सकता। ममता सही कह रही थी, ऐसे समय में भला कोई मेरी मदद क्यों करेगा? कहां जाऊं, किससे मदद लूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन दीनू अपने खेत से घर लौट रहा था। उसने देखा कि गांव के जमींदार ठाकुर साहब के घर के बाहर लकड़ी का एक बड़ा ढेर रखा हुआ था। दीनू के मन में विचार आया कि अगर वह थोड़ी सी लकड़ी ले ले तो वह अपने परिवार को ठंड से बचा सकता है, लेकिन तुरंत ही उसने अपने मन को रोक लिया। अगर मैं यह लकड़ियां बिना पूछे ले जाता हूं तो यह चोरी होगी। भले ही यहां मुझे कोई नहीं देख रहा, पर मैं तो जानता हूं यह एक तरह की चोरी है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ होगा।
दीनू खाली हाथ घर लौट आया। उस रात ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। उनकी माँ ने किसी तरह उन्हें सुलाने की कोशिश की, लेकिन ठंड ने सभी की नींद छीन ली। ममता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आज ही लकड़ियों का इंतजाम करना चाहिए था। अब देखो ना, बच्चे ठंड से कैसे बिलख रहे हैं। तुम नहीं जानती अपने बच्चों को ऐसी हालत में देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है। बच्चों को ठंड से रोता देखकर मुझे यूं लगा जैसे मेरे कानों में कोई लोहा पिघला के डाल रहा हो। मैं कितना बेबस हूं। गरीब होना इतना बड़ा पाप है क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप इस तरह से हिम्मत मत हारिए। देखिए, आपको अपने बच्चों के लिए मजबूत रहना है। आप इस तरह कमजोर नहीं हो सकते। मैं मानती हूँ हमारा वक्त खराब चल रहा है, पर कोई बात नहीं, शायद इसे ही जीवन कहते हैं। आप बच्चों की चिंता मत करिए, मैं उन्हें किसी तरह सुलाने की कोशिश करती हूँ। कल किसी भी तरह आप लकड़ियां जमा कर लीजिएगा, वरना ये ठंड तो हमारी जान ही ले लेगी। लेकिन आप मदद लेंगे किससे? हमारी मदद भला करेगा कौन? मैंने ठाकुर साहब के यहाँ लकड़ियों का बड़ा ढेर देखा था। मैं कल सुबह ही उनसे मदद मांगने जाऊंगा। उम्मीद है मेरी कहानी सुनकर वो मेरी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, जैसा आप सही समझे, लेकिन मुझे नहीं लगता ठाकुर साहब हमारी कोई मदद करेंगे। मैंने जितना भी उनके बारे में सुना है, वो एक घमंडी और कंजूस इंसान है। दीनू बेहद चिंतित हो गया। दीनू ने फैसला किया कि वह अगली सुबह ठाकुर साहब से मदद मांगेगा। अगले दिन सुबह सुबह दीनू ठाकुर साहब के घर गया। ठाकुर साहब एक स्वार्थी और कठोर व्यक्ति थे। मालिक, मेरी झोपड़ी में ठंड से जीना मुश्किल हो रहा है। क्या आप मुझे थोड़ी सी लकड़ी दे सकते हैं ताकि मैं अपने बच्चों को सर्दी से बचा सकूं? तू लकड़ी लेने के लिए इतनी सुबह सुबह आ गया? तुझे पता होना चाहिए, मैं सुबह सुबह गरीबों का मुंह नहीं देखता। पता नहीं अब आज का दिन कैसा गुजरेगा। देख दीनू, तू इतने सालों से इसी गांव में रहता है, पर तुझे दिमाग नहीं आया कि ऐसे सुबह सुबह किसी के घर जाकर कोई चीज नहीं मांगते। रहा सवाल लकड़ियों का, तो वो मुफ्त में नहीं मिलती। अगर तुझे लकड़ियां चाहिए तो बदले में तुझे कुछ देना होगा। बोल दे सकेगा मुझे? अब बोलता क्यों नहीं? मालिक, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं गरीब इंसान, भला आपको क्या दे सकता हूँ? हाँ, सही कह रहा है तू एक गरीब इंसान है। तू भला मेरी क्या मदद करेगा? लेकिन गरीब होने के साथ साथ तू एक किसान भी तो है। तुझे खेतों में मजदूरी करनी आती है, और मैं इस गांव का जमींदार। मेरे पास बहुत जमीन पड़ी है जिस पर काम करना बाकी है। मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे लिए मेरे खेतों में काम करो। बोलो, फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम इस तरह मेरे काम आ सकते हो। मालिक, नेक काम, और वो भी पूछ पूछ कर। मैं तैयार हूं। मेरे पास काम की कमी है। आप बताइए कब से काम करना है। तीनों, पहले तू मेरी पूरी बात तो सुन ले। तू मेरी पूरी बात सुने बिना ही हाँ में हाँ मिला रहा है। मैं तुझे लकड़ी दूंगा, लेकिन बदले में तुझे मेरे खेत में बिना मजदूरी के काम करना होगा। तभी मैं तुझे जलाने के लिए लकड़ियां दे सकता हूं। अगर तुझे मंजूर नहीं है तो अभी बता दे। ठंड के मौसम में तुझे मेरे सिवा सूखी लकड़ियां कोई और नहीं देगा। तू कोई फैसला करने से पहले अच्छे से सोच ले। तुझे तेरे परिवार को ठंड से बचाना है या फिर ठंड में मरने के लिए छोड़ देना है। क्या करूं? क्या ठाकुर साहब की बात मान लूं? अगर मैंने बिना मजदूरी के काम करने से मना कर दिया तो फिर लकड़ियां कहां से लाऊंगा? कल की शाम तो किसी तरह ठंड में निकल गई, लेकिन अगर आज ठंड ज्यादा बढ़ गई और बच्चों को कुछ हो गया तो? लेकिन बिना मजदूरी के काम करना सही होगा क्या? दीनू, इतना क्या सोच रहा है? किस सोच में गुम हो गया? जवाब दे जल्दी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं खड़े खड़े तेरे जवाब का इंतजार करूं। बहुत काम है मेरे पास। जल्दी बोल, बिना मजदूरी के काम करने के लिए राजी है या नहीं? अगर राजी है तो लकड़ियां ले जा, वरना उल्टे पांव अपने घर को लौट जा। नहीं मालिक, आप जैसा कहें वैसा ही होगा। मैं इन लकड़ियों के बदले आपके खेतों में बिना मजदूरी के काम करूंगा। ये हुई ना बात। चल ठीक है,
रमेश तुझे सारा काम अच्छे से समझा देगा और तू कल सुबह सुबह आ जाना काम करने। मुझे काम करने में देरी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए काम समय पर शुरू कर देना। दीनू को अपने परिवार की ठंड का ख्याल आया और उसने यह शर्त मान ली। ठाकुर साहब ने उसे थोड़ी सी लकड़ी दी। आपने लकड़ियों का इंतजाम कैसे किया? ममता, मैंने ये लकड़ियां ठाकुर साहब के यहाँ से ली हैं। ठाकुर साहब तो घमंडी इंसान है, उसने भला आपकी मदद क्यों की? ठाकुर साहब ने मेरी मदद ऐसे ही नहीं की है। इन लकड़ियों के बदले मुझे उनके खेतों में काम करना होगा, वो भी बिना किसी मजदूरी के। क्या कहा? बिना मजदूरी के काम? वो भी इतनी सी लकड़ियों के बदले? ये आप कैसा सौदा कराए? आप जानते हैं ना इन लकड़ियों की कीमत मजदूरी की कीमत से कितनी कम है। ठाकुर साहब ने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया है। हाँ ममता, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं लकड़ियां ना लेता तो आज की रात कैसे गुजारते? बच्चे 2 दिन से ठंड से कांप रहे हैं। मजबूरी कुछ भी करवा सकती है। तुम अब अलाव जला लो ताकि हमें ठंड से थोड़ी राहत मिले। दीनू ने उस लकड़ी से अपनी झोपड़ी को गर्म किया और उसके बच्चों को सर्दी से राहत मिली। अगले दिन से दीनू ठाकुर साहब के खेत पर बिना मजदूरी के काम करने लगा। खेतों में बिना मजदूरी काम करते करते कुछ दिन बीत गए, लेकिन ठाकुर साहब की तरफ से काम बंद करने का कोई आदेश नहीं आया। 1 सप्ताह बाद दीनू ने खुद ठाकुर साहब से बात की। मालिक, जैसा आपने कहा था, मुझे आपके खेतों में बिना मजदूरी के काम करना है। अपने किए गए वादे के अनुसार मैं पिछले 1 हफ्ते से आपके खेतों में दिन रात मेहनत कर रहा हूं। अब मैं आपसे अनुमति लेने आया हूं। कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं अब बिना मजदूरी काम करना बंद करूं। मुझे मेरे खेतों में भी काम करना होगा। तू फिर से सुबह सुबह आ गया। तुझे पिछली बार बताया था ना मैंने, तू कभी नहीं सुधरेगा। हाँ, हमारी बात तो हुई थी कि तू लकड़ियों के बदले मेरे खेतों में बिना मजदूरी के काम करेगा, लेकिन शायद तू भूल रहा है कितने दिनों तक तू मेरे खेतों में काम करेगा। यह तो कभी तय नहीं हुआ था। और वैसे भी कल मैं खेत की तरफ गया था, तेरा काम मुझे सही नहीं लगा। पर मालिक, मैं पहले से ही 1 सप्ताह काम कर चुका हूं और मुझे लगता है ये उन लकड़ियों की कीमत से कहीं अधिक है। तो अब तू मुझे सिखाएगा? मैं इस गांव का जमींदार हूं। मुझसे बेहतर किसी भी चीज की कीमत कोई नहीं लगा सकता। जितने पैसे तुमने अपनी पूरी जिंदगी में भी देखे नहीं होंगे, उतने पैसे मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूं। और वो लकड़ियां बहुत कीमती थीं। 1 सप्ताह की मजदूरी उनकी बराबरी नहीं कर सकती। तुझे कम से कम 1 महीना काम करना होगा, तभी जाकर उनकी कीमत अदा होगी। और काम ढंग से करना, वरना मैं ये समय और बढ़ा दूंगा। ठाकुर साहब की बात सुनकर दीनू का दिल टूट गया। वह वापस अपने घर लौट आया और ममता को सारी बात बताई। किसी गरीब की मजबूरी का इतना गलत फायदा उठाने वाला वो ठाकुर क्या जाने कि एक मजदूर के घर चूल्हा भी तभी जलता है जब वो दिन रात मजदूरी में पसीना बहाए। वो तो मजदूरी भी नहीं देगा, ऊपर से ये जुल्म। अब क्या होगा दीनू? हमारे अपने खेतों की हालत खराब हो रही है। अगर तुम सारा दिन ठाकुर साहब की मजदूरी करते रहे तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? कुछ नहीं कर सकता ममता, मुझे ठाकुर साहब की बात माननी ही पड़ेगी। दीनू ने फिर से कई दिनों तक ठाकुर साहब के खेतों में बिना मजदूरी लिए काम करना शुरू किया। कई दिनों तक उसने दिन रात मेहनत की। इस बीच उसके अपने खेत की हालत बिगड़ने लगी और उसका परिवार फिर से भूखा रहने लगा। एक दिन गांव के एक बूढ़े ने दीनू को परेशान देखा और उसकी स्थिति के बारे में पूछा। दीनू ने पूरी कहानी बूढ़े व्यक्ति को सुनाई। बेटा, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। तुम्हें ठाकुर साहब से डरने की जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारा परिवार इतने सालों से इसी गांव में रहता है। हम सब तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं।
तुम अपने पिता की तरह एक स्वाभिमानी व्यक्ति हो, लेकिन अगर तुम अपने हक के लिए खड़े नहीं रहोगे तो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते रहेंगे और तुम उनके जाल में फंसते रहोगे। बेटा, गलत को गलत और सही को सही बोलना सीखो, वरना जीवन में पीछे रह जाओगे। पर काका, मैं कर भी क्या सकता हूँ? ठाकुर साहब एक पैसे वाले आदमी हैं, उनके पास बल है। मेरे पास उनके साथ मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, तुम्हारे पास तुम्हारी सच्चाई है और सच्चाई से ज्यादा ताकतवर तो कुछ भी नहीं। ठाकुर साहब तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, तुम्हें आवाज उठानी होगी। इंसान को अपने हक के लिए खुद आवाज उठानी चाहिए। अगर तुम नाइंसाफी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते तो फिर मैं क्या? तुम्हारी मदद तो पूरा गांव मिलकर भी नहीं कर सकेगा। पहले तुम खुद के लिए आवाज उठाओ। बूढ़े में था दम। वंदे मातरम। बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने दीनू को प्रेरित किया। अगले दिन दीनू ने ठाकुर साहब के पास जाकर कहा, मालिक, मैंने आपके खेत पर बिना मजदूरी के काम किया है और मेरे हिसाब से इतना काफी है आपकी उन लकड़ियों के बदले। अब मैं आगे से आपके खेतों में बिना मजदूरी लिए काम नहीं करूंगा। यदि आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो मुझे मेरी मजदूरी चाहिए। अब मैं अपने हक के लिए खड़ा हो रहा हूं। मुझे मेरा उचित पारिश्रमिक चाहिए। ये तू किस तरह मुझसे बात कर रहा है? तू शायद भूल गया है कि मैं इस गांव का जमींदार हूं। मालिक, मैं कुछ नहीं भूला। मैं बस अपने हक के लिए खड़ा हूं। मैं एक गरीब आदमी हूं मालिक। अगर कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इस तरह की ठंड में वो तो ठंड और भूख से ही मर जाएंगे। ठाकुर साहब को दीनू की यह बात सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वहां पर मौजूद गांव के अन्य लोगों ने भी दीनू का साथ दिया। सभी ने ठाकुर साहब से कहा कि वह गरीबों का शोषण बंद करे। दीनू घर लौट आया। उस रात ठंडी हवाएं जोरों शोरों से चल रही थीं। ठंडी हवाओं ने ठाकुर साहब के महल को भी नहीं छोड़ा। जब ठंड का कहर ठाकुर साहब की हवेली तक पहुंच गया, वह अपने कमरे में बैठा दिन के समय जो भी बीता उसके बारे में सोच रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। कभी आसमान से बर्फ गिरती, कभी बर्फ से भी ठंडा पानी। ठाकुर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस रात जब दीनू अपने परिवार के साथ सो रहा था, झोपड़ी के बाहर किसी की आवाज़ सुनाई दी। दीनू ने बाहर जाकर देखा तो वहीं ठाकुर साहब खड़े थे। दीनू, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। मैं बस थोड़े से लालच में आ गया था। मालिक, कोई बात नहीं। अपनी गलती का एहसास होना और उसे स्वीकार करना एक महान इंसान की पहचान है। आपने मेरे हालातों को समझा, उसके लिए धन्यवाद। और मैंने तो आपको बहुत पहले माफ कर दिया था। दीनू ने ठाकुर साहब को अपने घर के अंदर बुला लिया। तभी अचानक दीनू की नजर ठाकुर साहब के हाथ में पकड़ी एक छोटी पोटली पर पड़ी। मैं यह तुम्हारे परिवार के लिए लाया हूं। अब से मैं वादा करता हूं कि मैं गरीबों के प्रति दयालु रहूंगा। और हाँ, तुम कल से मेरे खेतों में मजदूरी करना चाहो तो कर सकते हो। जो भी तुम्हारी मजदूरी बनेगी मुझसे ले लेना। उसी रात जब ठंडी हवाओं ने फिर से झोपड़ी को घेर लिया, दीनू ने अपनी पत्नी और बच्चों को पोटली से मिले गर्म कपड़े पहनाए। बाहर खड़े ठाकुर साहब ने दूर से यह नज़ारा देखा और उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू झलक आए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह ठंड केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी बदल सकती है। उस दिन से ठाकुर साहब और दीनू के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। ठाकुर साहब ने गांव के अन्य गरीबों की भी मदद करना शुरू कर दिया। दीनू की यह कहानी न केवल उसके साहस और ईमानदारी की है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही मार्गदर्शन से एक कठोर दिल भी बदल सकता है।